हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। मेरे एग्जामिनेशन और बिजी शेड्यूल के कारण मैं थोड़ा सा वीडियोस लाने में लेट हो जा रहा हूँ, पर डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्यारा सा सोनेट जिसका नाम है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। और डेफिनेटली ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोनेट है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैं सबसे पहले पोएट के बारे में बताता हूँ। तो चलो पोएट के बारे में पहले जानते हैं। ये हैं हमारे पोएट जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। जैसे विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564 में, और उनकी डेथ 1616 में हुई थी। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या था, ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ है। तो ये जान लो कि विलियम शेक्सपियर जो है वो एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे, और कई हद तक उनको ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लिटरेचर और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी बोला जाता है। उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592 he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called Lord Chamberlain Men, later known as the King Men। ठीक है, तो उन्होंने इस जगह पर भी काम किया था एज एन एक्टर, राइटर एंड पार्ट ऑफ ऑनर। Next, he appears to have retired to Stanford around 1613 at the age of 49, where he died after 3 years। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों को जानना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। उनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट कहा जाता है। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। तो उनकी डेथ कब हुई थी? 1616 में। तो लास्ट तक उन्होंने कब लिखा? 1613 तक। हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। अब ये क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। कॉमेडीज़ का मतलब ऐसे प्लेज, ऐसे ड्रामाज जिनका एंड जो होता है वो खुशी खुशी होता है, उनको कहते हैं कॉमेडीज़। हिस्ट्रीज किनको कहते हैं? हिस्ट्रीज भाई हम उनको कहते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्लेज लिखे जाते थे उनको कहते थे हिस्ट्री प्लेज। सो सम ऑफ हिज फेमस ट्रेजिक प्लेज इंक्लूड हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। ठीक है, तो ये ट्रेजिक प्ले अब क्या होता है भाई? ट्रेजिक प्ले का मतलब हो गया ऐसे प्ले जिनके एंड में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, या हम यूँ कहो तो जो मेन कैरेक्टर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रेजिक प्लेज। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग आगे जाओगे ना, जब इंग्लिश लिटरेचर लोगे तो भी सीखोगे। तो अब आते हम लोग, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि सर आपने शुरू में कहा कि ये एक सोनेट है, तो आखिर ये सोनेट क्या होता है? तो देखो, सोनेट इज़ अ पोएटिक फॉर्म विच ऑरिजिनेटेड इन इटली। यानी इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया है? वो इटली से आया है। द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। और ये किस वर्ड से बना हुआ है? सोनेटो। और जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल पोम। यानी जो छोटे छोटे पोम्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सोनेटो। By the 13th century, it signifies a poem of 14 lines that follows a strict time scheme and specific structure। तो कुल मिला के बात यह है कि सोनेट होता क्या है? सोनेट एक 14 लाइन्स का पोम होता है, यानी कि ऐसा पोम जो स्पेशली 14 लाइन्स का होगा और उसमें एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम फॉलो होगी। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ। स्पेशली बहुत सारे प्रकार के सोनेट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोनेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया शेक्सपियरियन सोनेट्स, दूसरा हो गया पेट्रार्कन सोनेट्स जिसको हम इटालियन सोनेट्स भी बोलते हैं, एंड थर्ड हो जाएगा स्पेंसेरियन सोनेट्स। तो इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो होगा शेक्सपियरियन सोनेट। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू मस्ट नो दैट विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, और उनमें से हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं 55th सोनेट। ठीक है, तो चलो आगे थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो जब भी हम शेक्सपियरियन सोनेट्स की बात करते हैं जो कि 14 लाइन्स का होता है, वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होता है। यानी उसमें पहला क्वार्ट्रेन, दूसरा क्वार्ट्रेन, तीसरा क्वार्ट्रेन और एक होता है कपलेट। तो पूरा का पूरा जो सोनेट होता है वो 4 पार्ट्स में बटा होता है। तो पहले क्वार्ट्रेंस में कितने लाइन्स होते हैं? क्वार्ट्रेंस का मतलब होता है 4 लाइन्स, ठीक है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए बी। दूसरा क्वार्ट्रेंट में भी कितने लाइन्स होंगे? 4 लाइन्स, इसका क्या होगा राइमिंग स्कीम? सी डी सी डी। थर्ड जो क्वार्ट्रेंट है उसमें भी होंगे 4 लाइन्स, इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ई एफ ई एफ।
एंड लास्ट होता है कपलेट जो सिर्फ 2 लाइन का होता है जिसका राइमिंग स्कीम होगा जी जी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पूरे सोनेट को बांटा किस तरीके से गया है। ये मैं शेक्सपियरियन सोनेट की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी दोनों सोनेट्स की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाऊँ। सबसे पहले ये है हमारा वो सोनेट, ये कौन सा सोनेट है हमारा, ये है सोनेट 55। अब इसको जरा हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट 4 लाइन है ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टेन, ये हो गया सेकेंड क्वार्टेन, ये हो गया थर्ड क्वार्टेन, और ये लास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे कपलेट। ठीक है, ये हमारा हो गया कपलेट। तो इस तरीके से पूरे पोम को बताया गया। तो जानने से पहले, पोम को मतलब पढ़ने से पहले, मैं हमेशा से समझाता हूँ कि उसकी इंट्रोडक्शन भी जाननी होती है। तो इस पोम का इंट्रोडक्शन क्या है जरा वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो पोम है ना वो टाइम के बारे में बताता है कि टाइम कितना पावरफुल होता है, कि वो हर एक चीज़ को मिटा देता है, लेकिन एक इंसान का जो डिड होता है, उसने क्या कर्म किया है, उसका जो सोल होता है वो कभी नहीं मिटता। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने कि ये जो पोम है यानी ये जो सोनेट है वो 55th सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, और ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसमें 14 लाइन्स है और एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम भी है। तो इसमें हमें पोएट क्या बताते हैं, द पोएट टेल्स अस द मैग्निफिसेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ वर्ल्डली ग्लोरी, यानी इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई है जो ग्लोरी के लिए बनी हुई है, चाहे आप बुर्ज खलीफा क्यों ना ले लो, आप वाइट हाउस क्यों ना ले लो, तो जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई है इस पूरी दुनिया में ना, ये सबकी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि ये एवर लास्टिंग है, ये हमेशा रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑल द मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल्स एंड स्टैचूज मेड बाय द ग्रेट रूलर्स आर सब्जेक्ट टू डिके, यानी जितनी भी मॉन्यूमेंट्स बनाई गई हैं, मेमोरियल्स बनाई गई हैं, स्टैचूज बनाई गई हैं, सब कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। एवर लास्टिंग तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। द ruins ऑफ टाइम एंड द एजेंट्स ऑफ डाउनफॉल डैमेज ऑल सच मॉन्यूमेंट्स एंड relics. Only the great rhyme of the poet and their powerful poetry will survive the destruction. यानी पोइट क्या कहते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें मिट जाएंगी, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो कोई राजा ने बनाया हो या कोई बहुत ही पावरफुल इंसान ने बनाया हो, सारी चीज़ें मिट जाएंगी, लेकिन ये जो मैं पोम तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ ये पोम कभी नहीं मिटेगी, ये सदियों सदियों तक चलती रहेगी। This Shakespearean sonnet says that the love will remain immortal and the beauty of the poem will live on forever enshrined in its words. मतलब ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना ये हमेशा से चलती आएगी। समझ में आ रहा है ये बात? चलो लास्ट क्या बोला है कि थ्रू द रिटन वर्ड्स ऑफ दिस पोम द मेमोरी ऑफ पोएट्स फ्रेंड विल रिमेन अंटिल द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट, यानी जिस दिन ये दुनिया ख़त्म होगी ना, लास्ट दिन, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, उस दिन तक उस पोइट के फ्रेंड की मेमोरी को याद रखा जाएगा। द पोइट स्पीक्स टू अ स्पेसिफिक लव इन दिस पोम ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लियर वेदर इट इज़ अ ह्यूमन और मोर एब्स्ट्रैक्ट लव। तो यहाँ पे फेयर यूथ की बात की जा रही है, किसी एक इंसान को डेडिकेट की गई है, लेकिन वो कौन है क्या है इसके बारे में कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन इस सोनेट का अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। लास्ट टाइम पोल में मैंने पूछा था कि आपको कौन से बैकग्राउंड में वीडियोस चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा ब्लैक बैकग्राउंड में चाहिए। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि सर ब्लैक बैकग्राउंड में बनाओ, या अगर आप चाहते हो वाइट में बनाना तो आप वो भी मेरे को नीचे कमेंट कर दो। देखो सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंजा फर्स्ट भी हम बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। यानी पावरफुल राइम का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पोम है, यानी ये जो मैं पोम लिख रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, इस पोम को कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, लेकिन जितने भी मार्बल्स बने हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं जिसके ऊपर सोने का परत चढ़ा हुआ है, चाहे उसको किसी प्रिंस ने ही क्यों ना बनाया हो, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पावरफुल राइम है ये नहीं होगा। बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स
देन अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मेयर्ड विथ स्लटिश टाइम। तो यहाँ पे बिस्मेयर्ड का मतलब क्या होता है? टार्निश्ड, यानी ख़त्म कर देना। स्लटिश टाइम का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे टाइम को स्लटिश बोला गया है, ठीक है। स्लटिश किसको बोलते हैं हम? जिसका जो हैबिट है ना वो अच्छा नहीं होता, जो बुरे कैटेगरी में आता है, उनको हम कहते हैं स्लटिश। ओके, सो यहाँ पे टाइम को स्लटिश इसलिए कहा गया है क्योंकि टाइम किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। ये अच्छे सिचुएशन को बुरा और बुरे सिचुएशन को अच्छा बना देता है। कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और टाइम कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो मैं, आप या कोई भी इस दुनिया में क्यों ना हो, टाइम सबको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जितने भी स्टोन्स हैं उसको टाइम जो है वो क्या करेगी? ख़त्म कर देगी आने वाले समय में। लेकिन तुम और तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है, वो हमेशा इस पोम के थ्रू चमकता ही रहेगा। भले सारे स्टोन्स क्यों ना ख़त्म हो जाएं, लेकिन तुम कभी ख़त्म नहीं होगे। तुम्हारा नाम और तुम्हारा जो भी डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ ये हमेशा चमकता रहेगा। ये जो पोम है वो हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें देखो कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं, यानी लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे कि एलिट्रेशन। आप सभी को पता ही होगा कि एलिट्रेशन क्या होता है। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे देखो नॉट एंड नॉट, इसमें एन का साउंड रिपीट हो रहा है। शैल एंड साइन, इसमें एच का साइन रिपीट हो रहा है। मार्बल मॉन्यूमेंट, एम का साउंड रिपीट हो रहा है। प्रिंसेस एंड पावरफुल, तो पी का साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स देखो, कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होगा, वो बीच एंड लास्ट में होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एल का साउंड है वो रिपीट हो रहा है, देखो, है ना। मार्बल एंड गिल्डेड, एल का साउंड रिपीट हुआ। शैल, आउटलीव एंड पावरफुल, इसमें भी एल का साउंड रिपीट हो रहा है। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस हमारा होता है जब कोई वाउल साउंड रिपीट होता है, यानी ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी साउंड अगर रिपीट होता है उसको कहते हैं हम एसोनेंस। जैसे देखो नॉर, नॉट एंड मॉन्यूमेंट्स, तो इनमें ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। शाइन एंड ब्राइट, तो इसमें आई का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक। इंजैबमेंट क्या होता है बेटा? इंजैबमेंट में जब मान लो कि हम कोई भी स्टैंजा पढ़ते हैं, तो इस स्टैंजा के लास्ट में, यानी कोई भी लाइन के लास्ट में अगर कोई भी पंचुएशन मार्क ना हो तो वहाँ पे होता है इंजैबमेंट। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इस क्वार्टरन में, इस स्टैंजा में इंजैबमेंट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी कोई हम नॉन लिविंग थिंग को कोई लिविंग कैरेक्टर का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, जैसे कि टाइम को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है कि टाइम क्या कर देगा? सब कुछ ख़त्म कर देगा। इससे स्पेशली टाइम क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो आई होप कि ये पूरा क्वार्टरन आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वार्टरन पे, क्वार्टर नंबर 2। When wasteful war shall statues overturn and broils root out the work of masonry। तो यहाँ पे वॉर को वेस्टफुल क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी वॉर जो आज तक हुई है और जो होने वाली है वो कभी अच्छे के लिए नहीं होता, क्योंकि वॉर्स में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको वेस्टफुल वॉर कहा गया है। तो जब भी वॉर्स होंगी और वो वेस्टफुल होंगी, वो क्या करेंगी? जितने भी स्टैचूज़ बनी गई हैं उनको ख़त्म कर देगी। अब आप ही बताओ कि बड़े बड़े लोग स्टैचूज़ क्यों बनाते थे? आपको पता है ना, ताकि उनके ग्रेटनेस को लोग याद रखें। मतलब जब तक स्टैचूज़ बनी हुई हैं तब तक लोग उन्हें याद रखते हैं, और स्टैचूज़ को हमेशा एक हायर प्लेस पे प्लेस किया जाता था। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और उनको याद कर सकें। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जब वेस्टफुल वॉर्स होंगी तो वो स्टैचूज़ को क्या करेगी? ख़त्म कर देगी। एंड इवन जो बड़े बड़े मैसनरी के वर्क्स होते हैं, यानी जितने भी मिस्त्री होते हैं, मैसन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी चीज़ें बना रखी है, जैसे आप लाल किला की बात कर लो, वाइट हाउस की बात कर लो, ना जाने दुनिया में ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ही फेमस है, बनी हुई हैं, दूसरों की याद में बनी है। जैसे मैं ताजमहल की बात करूं, ये सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब अंडू हो जाएगा। अंडू हो जाने का मतलब क्या होता है? वापस से शुरू स्टार्टिंग प्लेस पे चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नॉर मार्स his sword nor war's quick fire shall burn the living record of your memory। लेकिन ये जो मैं लिविंग रिकॉर्ड डाल रहा हूँ ना तुम्हारी याद में, जो मैं लिविंग रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो तुम्हारे बारे लिख रहा हूँ ना, ये इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। ना तो कोई वॉर मिटा सकता है और ना ही इवन मार्स के स्वॉर्ड मिटा सकते। मार्स यहाँ पे किसको कहा गया? गॉड, ठीक है।
मार्स का जो गॉड है उसको कहा गया है मार्स। तो गॉड के पास एक स्वॉर्ड है, ठीक है। तो गॉड की जो स्वॉर्ड है वो भी, और साथ साथ में जो वॉर्स हैं वो भी, चाहे वॉर से लगी कितनी भयानक फायर क्यों ना हो, वो कभी मेरे इस लिविंग रिकॉर्ड को जो मैं तुम्हारी मेमोरी में लिख रहा हूँ उसको कभी मिटा नहीं सकता। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो ये वेस्टफुल वॉर्स होते हैं ये सारे स्टैचूज़ को एक दिन क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये जो वर्क ऑफ मैसनरी है, यानी मेसन लोगों ने जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं इन सबको ख़त्म कर देगा। लेकिन चाहे वो मार्स के देवता ही क्यों ना हो, मार्स के गॉड ही क्यों ना हो, ये वेस्टफुल वॉर से क्यों ना हो, वॉर से लगे हुई फायर से क्यों ना हो, वो कभी भी इस लिविंग रिकॉर्ड को जो मैं तुम्हारी याद में लिख रहा हूँ इसको नहीं मिटा सकता। डैट मीन्स ही इज़ रेफरिंग टू दिस पोम, यानी ये जो पोम मैं लिख रहा हूँ इसको कोई नहीं मिटा सकता। ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे देखो एक एलिट्रेशन आ रहा है, व्हेन वेस्टफुल वॉर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में W का साउंड रिपीट हो रहा है। इंजॉयमेंट तो यहाँ पे हो ही रहा है, इस प्लेस पे देखो कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। गेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी, यानी दुनिया में बहुत एनिमिटी फैली हुई है तो सबको पता है। तो चाहे वो एनिमिटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे डेथ ही क्यों ना आ जाए, शैल यू पेस फोर्थ, इसका मतलब तुम आगे बढ़ते ही रहोगे, तुम आगे ही बढ़ते रहोगे। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आईज ऑफ ऑल प्रोस्पेरिटी, यानी चाहे मैं क्यों ना मर जाऊं, तुम क्यों ना मर जाओ, सब क्यों ना मर जाएं, लेकिन ये जो अगला जनरेशन आएगा ना, उस अगले जनरेशन तक तुम्हारी बातें वो रहेंगी। उनकी जो आने वाला जो जनरेशन है ना, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्रेज दिखेगा, मतलब तुम्हारी तारीफ करेंगे लोग, वो कभी खत्म नहीं होगा। भले ही क्यों ना डेथ आ जाए, एनमिटी की वजह से सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हें लोग उस समय भी प्रेस करेंगे जब नया जनरेशन आ जाएगा। दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, यानी डूम का मतलब यहाँ पे क्या गया है, लास्ट डे, द जजमेंट डे, ठीक है। तो तुम्हें तब तक याद रखा जाएगा जब तक कि वो लास्ट जजमेंट डे ना आ जाए, जब ये पूरी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ पे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे रिपीटेशन तो हो ही रहा है यहाँ पे शैल का, और एलिट्रेशन भी है वियर एंड वर्ल्ड का, W का साउंड रिपीट हो रहा है, इंजॉयमेंट यहाँ भी हो रहा है। लास्ट कपलेट देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि शो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, यानी तुम्हारी जो याद है वो उस जजमेंट डे तक चलती रहेंगी और तुम्हें लोग याद करेंगे, स्पेशली जो लवर्स हैं, जब भी इस पोम को पढ़ेंगे उन्हें तुम्हारी याद आएगी, उनकी आँखों में तुम हमेशा जीवित रहोगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे पोम में यही कहा गया है कि लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को दूसरों के सामने मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। तो वो स्टैचूज़, वो मॉन्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें खो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेंगी। लेकिन जो मैं ये पोइट्री लिख रहा हूँ, जो मैं एक लिविंग रिकॉर्ड रख रहा हूँ तुम्हारे रिगार्डिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वॉर ही क्यों ना हो जाए, वॉर सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे कोई स्टैचूज़ बनी हो, मॉन्यूमेंट्स बनी हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन इस पोइट्री को कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। इवन कि जो मार्स के गॉड है ना, देवता हैं, वो भी अपने स्वॉर्ड से इस पोइट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि ये पोइट्री तो तब ख़त्म होगी जब वो लास्ट दिन आ जाएगा इस धरती का, जब वो जजमेंटल डे होगा, जब ये पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और तब तक जितने भी लवर्स होंगे, जो भी इस पोम को पढ़ेंगे, उनकी आंखों में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। यहाँ पे देखो एसोनेंस आया हुआ है, लीव इन दिस इन, तो इसमें आई का साउंड रिपीट हो रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करूँ, जैसा मैंने कहा था, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो मॉन्यूमेंट्स तो ये हो गया ए, एंड कंटेंट्स ये हो गया ए, और ये राइम एंड टाइम बी बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। सेकेंड वाले का क्या होना चाहिए, सी डी सी डी। चलो देखते हैं, ओवरटर्न एंड बर्न, तो ये हो जाएगा सी एंड सी। मैसनरी मेमोरी, तो डी एंड डी, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, सी डी सी डी। थर्ड देखते हैं, ई एफ है ना,
तो एनिमिटी एंड प्रोस्पेरिटी, तो ये हो गया ई एंड ई, रूम एंड डूम, तो एफ एंड एफ, तो ई एफ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इस प्रोस्पेरिटी का मतलब यहाँ पे होगा फ्यूचर जनरेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। लास्ट कपलेट में देखो अराइज एंड आइज, तो ये हो जाएगा जी। तो कुल मिला के हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये हमारा हो गया राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं पोम्स पढ़ाऊँ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएँ वो भी मैं आपको बताता चलूँ, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि वाई डू यू थिंक द रिच एंड पावरफुल पीपल गेट मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज इरेक्टेड इन देयर मेमोरी। अभी मैंने ये आंसर बताया ना कि जो रिच एंड पावरफुल पीपल होते हैं वो चाहते हैं कि लोग उसे हमेशा याद रखें, ठीक है, टिल प्रोस्पेरिटी, मतलब फ्यूचर जनरेशन तक याद रखे। सो दे इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज इन देयर मेमोरी, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, देखो कितने सालों से वहाँ पे रखा हुआ था। जब जब हम उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखेंगे तब तक हमारे माइंड में उस इंसान की याद आएगी। हमारे इंडिया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो जब भी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखेंगे हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती रहेगी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ब्रेव द रैवेज ऑफ टाइम, यानी किस तरीके से जो स्टैचूज हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं वो इस टाइम के रैवेज से, यानी टाइम सबको डिस्ट्रॉय कर देता है ना, उससे वो किस तरीके से बचते हैं। तो स्टैचूज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल्स एंड स्टोन्स, तो आखिर स्टैचूज को इतना ड्यूरेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग मेटल से बने होते हैं, ठीक। दे आर कवर्ड विद गोल्ड टू डेकोरेट देम एंड टू मेक देम लुक स्प्लेंडेड, उनको गोल्ड से कवर किया जाता है ताकि वो देखने में अच्छे लगे। इन द सेम वे मॉन्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्बल्स, तो मॉन्यूमेंट्स को किस चीज़ से बनाया जाता है, मार्बल से बनाया जाता है। दे आर डिजाइंड एंड पॉलिश्ड इन सच अ वे दैट कैन प्रोटेक्ट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। Thus, statues and monuments are protected to brave the ravage of time. Brave का मतलब यहाँ पे survive होगा, ठीक है। They do not get corroded easily by wind, rain और sunshine. तो आज भी ताजमहल जिंदा है, आज भी कुतुब मीनार जिंदा है, जिंदा मतलब खड़ा है एक जगह पर। तो ये क्यों है, क्योंकि उसे उस तरह से बनाया गया है ताकि लंबे समय तक वो सही सलामत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वाई डज द पोएट रेफर टू टाइम एज बिंग स्लटिश। ये बेटा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आखिर क्यों टाइम को स्लटिश बोला गया। तो द पोएट रिफर्स टू द टाइम एज बिंग स्लटिश एज इट चेंजेस सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी टाइम कभी भी बदल सकता है और अनएक्सपेक्टेडली बदल सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय चेंज हो गया। इट्स हैबिट्स एंड बिहेवियर आर अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट टर्न्स फेवरेट सर्कमस्टांसेज इनटू एडवर्स कंडीशंस और सर्कमस्टांसेज, यानी ये आपके फेवरेट काम को, मतलब फेवरेट सिचुएशन को एडवर्स बना सकता है, एडवर्स को फेवरेट बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इट नाइदर वेट्स फॉर नॉट केयर्स फॉर एनीवन, ना तो ये किसी के लिए वेट करता है ना ही किसी की परवाह करता है। इट स्पेयर्स नो वन, nobody can understand its changing mode. So by this type of answer you can write down your own answer, okay, and this will be a very very important question for your examination. So my dear students, I request you all to write down the question answers on your notebook. The poet, next question, the poet says that neither forces of nature nor wars can destroy his poetry. In fact, even godly powers of Mars will not have a devastating effect on his rhyme. So what quality of the poet is revealed through these lines? तो आखिर पोएट की किस क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इवन कि उन्होंने गॉड को चैलेंज कर दिया कि उनकी जो पावर है, उनका जो स्वॉर्ड है, वो भी इस राइम को, मतलब इस पोम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सो आंसर क्या है, द पोएट बिलीव्स दैट हिज पोइट्री कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर और वॉर्स। इट विल बी रेड बाय कमिंग जनरेशंस। इट विल बी रिमेंबर्ड टिल पोस्टेरिटी, मैं तब से इसको प्रोस्पेरिटी पढ़ रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर इट इज पोस्टेरिटी। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इवन द गॉडली पावर्स ऑफ मार्स विल नॉट हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन हिज राइम। इट विल सर्वाइव इन द हार्ट्स ऑफ हिज लवर्स। इन दिस वे द पोएट इज क्वाइट श्योर ऑफ द इमॉर्टलिटी ऑफ हिज पोएट्री, यानी वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि उनकी जो पोएट्री है वो इमॉर्टल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड द पोएट्स एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म एंड डीप फेथ इन द पावर ऑफ लव इज़ रिवील्ड इन दिस लाइन, यानी हमारे पोएट काफ़ी हद तक एक ऑप्टिमिस्ट है
उनके अंदर ऑप्टिमिज्म बहुत एक्सट्रीम लेवल की है और उनको पूरा विश्वास है किस चीज़ पे, द पावर ऑफ लव पे। ठीक है, और इस तरीके से आंसर को आपको लिखना है, ध्यान से देखना है कि तुरंत आंसर नहीं देना है, पहले कुछ डिफाइन करनी है इन लाइंस के बारे में, उसके बाद ही जाके आंसर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।